बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है 10th केमिस्ट्री का एक एसिड बेस का कंसेप्ट है जो कि ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट है। ये एक अहम टॉपिक है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम पार्ट 1 इसका करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो जो कि लेक्चर नंबर 5 है उसमें हमने आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेसिस को डिस्कस किया था। आर्हीनियस ने एसिड और बेस के मुतालिक जो कुछ मालूमात थी, जो कुछ एक्सपेरिमेंट थे उसके बारे में बताने की जो कोशिश की थी, उनके फाइनल रिजल्ट ये थे। आपको रिकॉल करवा दूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ सके। देखिए, आर्हीनियस ने सिंपल एंड पर दो कंक्लूजन निकाले थे कि अगर उस चीज़ को आप एक्वा सोल्यूशन में हल करेंगे, अगर आपको H आयन मिलेगा तो वो चीज़ एसिड होगी, अगर आपको OH आयन मिलेगा, हाइड्रोक्सल आयन मिलेगा तो वो क्या चीज़ होगी, बेस होगी। पर इनकी खामियां थीं। इनकी खामियां ये थीं कि जब तक कोई चीज़ एक्वा सोल्यूशन में पानी वाली नहीं होगी, हल नहीं करेंगे तो उसका आपको पता नहीं चलेगा। मतलब एक्वा सोल्यूशन बहुत ज़रूरी था, मतलब हर एक को चेक नहीं कर सकते। अब ऐसी कोई चीज़ जो पानी में हल ना हो तो उसका कैसे बताएंगे। दूसरी खामी ये थी, जिसके पास H और OH आयन ना हो तो उसके बारे में कैसे बताएंगे, क्योंकि कुछ ऐसे एसिड और बेस थे, वो थे एसिड और बेस लेकिन उनमें H और OH आयन नहीं था। तो जब ये सवालात आर्हीनियस से पूछे गया तो वो क्या हो गए, फेल हो गए। बहरहाल इसकी मज़ीद डिस्कशन इससे प्रीवियस वीडियोस में है, आप उनको देख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट के मुतालिक जान लेते हैं, जो कि इस आर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट से काफ़ी हद तक जो है एडवांस है और इन्होंने अपने अंदाज में एक इंतहाई अच्छी और मुनफरद बात की थी जो कि बहुत काम की है। देखिए, सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जो ब्रॉन्स्टेड थे ये हमारे पास डेनिश केमिस्ट थे, मतलब डेनमार्क के रहने वाले थे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लोरी, और ये आपके पास एक इंग्लिश केमिस्ट थे। तो दोनों तो केमिस्ट थे, ये इंग्लैंड से ताल्लुक़ रखते थे, ये डेनमार्क के थे, डेनिश केमिस्ट। और इन दोनों की एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक छोटी सी स्टोरी है, मैं बता देता हूँ। अब जो ब्रॉन्स्टेड था ये एक और कंट्री का था और लोरी और कंट्री का था। आर्हीनियस के कंसेप्ट को दोनों जान चुके थे और इस पर एक्सपेरिमेंट कोशिश भी कर रहे थे। ये अपनी एक इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर, अपने तौर पर अकेला एसिड बेस के कंसेप्ट की ना कोई एक नई थ्योरी कोशिश कर रहा था, उसके बारे में अच्छे तरीके से बयान कर सके। उसी तरह से लोरी भी क्या कर रहा था, इंडिविजुअल तौर पर ये भी वही काम कर रहा था ताकि अच्छे तरीके से एसिड बेस कंसेप्ट को बताया जा सके। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब एक सोसाइटी को, केमिस्ट्री की सोसाइटी को, इन दोनों ने 1923 में इनकी थ्योरी पब्लिश हुई थी, और जब इन दोनों ने अपनी थ्योरीज पेश की तो इत्तफाक देखिए ये था कि जो एसिड बेस कंसेप्ट के मुतालिक ब्रॉन्स्टेड ने बोला था, सेम वही बात किसकी थी, लोरी की थी। दो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के थे, दोनों की बात एक ही थी और इत्तफाक की बात थी। जो एसिड बेस कंसेप्ट के मुतालिक ब्रॉन्स्टेड ने बोला वही लोरी ने बोला। तो सोसाइटी ने क्या किया, दोनों को अब नाराज़ तो नहीं कर सकते, उन्होंने बोला कि भाईजान ठीक है, हम ऐसे करते हैं, हम ये क्रेडिट आप दोनों को देते हैं। तो आपकी थ्योरी को ऐसे कर देते हैं, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट का नाम दे देते हैं। तो भाईजान आप नाराज़, आप दोनों ने नहीं होना, आप दोनों की मेहनत और कोशिश है। तो आपकी थ्योरी सिर्फ ब्रॉन्स्टेड नहीं होगी या लोरी नहीं होगी, बल्कि ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट होगी। तो ये उनकी थ्योरी थी, उनकी पब्लिश हुई थी 1923 में, और इन दोनों ने आपकी बुक में इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल लिखा हुआ है। आई होप आपको इस बात की भी समझ आ चुकी होगी। तो ये इनका एक इत्तफाक था, एक कोइंसिडेंस था जी। तो अब हम क्या करते हैं, ठीक है, उनके इत्तफाक की तो हमें समझ आ गई और हमें इतना भी पता चल गया कि इन दोनों का एसिड बेस कंसेप्ट क्या था, सेम था। आखिर क्या था, समझे तो सही। जैसा कि आर्हीनियस का असूल प्रिंसिपल ये था कि वो H और OH आयन की बेस पे था, कि जो H आयन देगा एसिड, जो OH आयन देगा वो क्या होगा, बेस। तो इन्होंने क्या बोला था, इनका जो प्रिंसिपल था स्टूडेंट्स वो बहुत ही आसान सा था। देखिए, इनका जो प्रिंसिपल था वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बेस पर था और काफ़ी यूनिक था। प्रोटॉन ट्रांसफ़र कैसे, अब प्रोटॉन ट्रांसफ़र का क्या मतलब है, प्रोटॉन खुद क्या होते हैं, अभी हम सारा डिस्कस करते हैं। पहले आप सिंपल इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। अब बताना तो एसिड बेस के बारे में है ना, आपको दो चीज़ें पढ़ी, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी एसिड है कौन सी बेस है। एसिड वो चीज़ है, इन्होंने बोला था, जो प्रोटॉन को डोनेट करेगा
जो प्रोटॉन को देगी, ऐसी चीज़, ऐसी स्पीशीज़ जो प्रोटॉन को क्या करेगी, डोनेट करेगी, हम उसे बोलेंगे एसिड। और सेकंड बेस के मुतालिक, और वो वाली चीज़ जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगी, तो आप सिंपल इसको डोनर भी बोल सकते हो। प्रोटॉन डोनर जो होगा एसिड, और प्रोटॉन जो एक्सेप्टर स्पीशीज़ होगी वो क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, तो सिंपल सी। अब हम क्या करते हैं, पहले इस प्रोटॉन को समझ लेते हैं कि भजन ये प्रोटॉन क्या है। आप हाइड्रोजन के मतलब जानते हैं, हाइड्रोजन का एक एटॉमिक नंबर होता है, एक क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। देखें, और उसके मद्दे मुकाबला आपने हाइड्रोजन आयन के बारे में भी पढ़ा होगा। आयन कैसे बनता है, जब इसी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन इससे छिन जाए, ठीक है, चला जाए, लूज़ कर दे, तो वही क्या बन जाता है, हाइड्रोजन का आयन। मतलब इस बेचारे के पास पहले भी क्या होता है, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द ये एक शेल होता है, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। अगर वो भी इलेक्ट्रॉन चला जाए, ठीक है, तो बाकी सिंपल क्या बचे, एच आयन। इसका मतलब है एच आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। अब देखो सेंटर में न्यूक्लियस किससे बनता है, प्रोटॉन से बनता है, और किससे स्टूडेंट बनता है, न्यूट्रॉन से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि H11 एटॉमिक नंबर जो है, इसके पास क्या है भजन, एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है, और स्टूडेंट्स जो न्यूट्रॉन होता है इसके पास बिल्कुल होता नहीं है, न्यूट्रॉन इसके पास ज़ीरो होता है। और इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन आयन की बात करें, इसके पास क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा चुका है, इसके पास ज़ीरो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास प्रोटॉन तो वैसे का वैसे वो तो न्यूक्लियस के अंदर है, और न्यूट्रॉन पहले से इसके पास होता ही नहीं है, न्यूट्रॉन इसके पास होता ही नहीं है। तो आप कह सकते हो कि जब इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, न्यूट्रॉन वैसे नहीं होता, सिर्फ है क्या, सिर्फ एक प्रोटॉन तो है। तो हम क्या करते हैं, इसी हाइड्रोजन आयन को, क्योंकि उसके पास सिर्फ है ही एक प्रोटॉन और कुछ भी नहीं है, और एक बेचारा छोटा सा प्रोटॉन है, छोटा सा प्रोटॉन। हालांकि ये हाइड्रोजन का एटम होता है, एटम के अंदर ये 2-3 चीज़ें होती हैं, ये हाइड्रोजन के एक एटम से भी बहुत छोटा होता है, सिर्फ एक प्रोटॉन तो है। इसी वजह से, क्योंकि इसके पास और तो कुछ नहीं होता, इसी हाइड्रोजन आयन को आप प्रोटॉन भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि उसके पास सिर्फ होता प्रोटॉन है। आई होप आपको पता चल चुका होगा कि एच आयन को ही प्रोटॉन बोलते हैं, और क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है। ठीक हो गया। इस प्रोटॉन की ट्रांसफ़र की मतलब एच आयन अगर कोई चीज़ देगी, यहाँ से कुछ समझें, प्रोटॉन मतलब सिंपल वो क्या है, आपके पास एच आयन है, एच आयन। अगर कोई एच आयन देगा मतलब वो एसिड, कोई एच आयन अगर एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या है, बेस। अब आपको आई होप आज यहाँ से समझ आ चुकी होगी। अब हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल इसको समझ लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, आपके पास HCl है, उसका रिएक्शन अगर आप अमोनिया के साथ करा देते हैं, मान लीजिए NH3, तो जब ये रिएक्शन कराते हैं इसके कुछ प्रोडक्ट बनते हैं, जो कि क्या होता है, आपके पास NH4+ और Cl नेगेटिव, ये इसके प्रोडक्ट है। इस रिएक्शन में हुआ क्या है, यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा एसिड बेस है। देखें ये जो NH3 है ये NH4 बन रहा है, बात को गौर से समझिएगा, और ये जो HCl है ये Cl नेगेटिव बन रहा है। अब ज़रा खुद यहाँ से ऑब्ज़र्व करें, आपको यहीं से सारा पता चल जाएगा। ये जो HCl है ये अपना प्रोटॉन, ये H आयन, यही क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, HCl के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक H+ है, दूसरा कौन सा है, Cl नेगेटिव है। ये प्रोटॉन है, ऑफ कोर्स HCl से ये सिर्फ Cl नेगेटिव बच रहा है, इसका मतलब है ये अपना प्रोटॉन दे रहा है। और ये क्या है, NH3 से NH4 हो रहा है, इसका मतलब है 3 से 4 कैसे हुआ, एक प्रोटॉन को इसने क्या किया है, ऐड किया है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि इसने प्रोटॉन को भाईजान क्या किया है, डोनेट किया है, और इसने प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। प्रोटॉन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अगर प्रोटॉन को इसने एक्सेप्ट किया है, इसने प्रोटॉन को डोनेट किया है, तो बस बात ख़त्म। जो प्रोटॉन डोनर था वो क्या होता है, एसिड, और प्रोटॉन एक्सेप्टर क्या होता है, बेस। आप कह सकते हो कि HCl इज़ एन एसिड अकॉर्डिंग टू किसके मुताबिक, ब्रोंस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक। और जो NH3 है
ये आपके पास क्या है, बेस है। क्यों बेस है? क्योंकि इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है। आई होप आपको इसमें किसी तरह का यहाँ पर मसला नहीं होगा। सिंपल क्या है, अब हुआ क्या, ये प्रोटॉन उसके पास क्यों गया, इसकी भी छोटी सी वजह बता देता हूँ। देखो जो चीज़ ना लॉन पेयर, अमोनिया के पास एक लॉन पेयर होता है, लॉन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये वाला जो प्रोटॉन है, ये इसका जो लॉन पेयर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको अटैच करके अपनी तरफ ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसका एच आइन उसके पास चला जाता है। ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ये क्या कर लेता है, डोनेट कर देता है अपने एच आइन को। इसी वजह से आपके पास ये एज ए एसिड है और ये एज ए बेस है। एक और छोटी सी मिसाल लेते हैं ताकि आपको आसानी से इसके बारे में मज़ीद समझाया जा सके। तो सिंपल सा एक लॉजिक है, आपने सिर्फ इतना फाइंड करना है कि कौन सी स्पीशीज़ प्रोटॉन दे रही है और कौन सी स्पीशीज़ जो है प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रही है। अगर आप एक जनरली एग्जांपल लें, सेम अगर इसी तरह के रिएक्शन में किसके साथ करवा देता हूँ, वाटर के साथ करा देता हूँ। अगर आप वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो H3O प्लस हाइड्रोनियम आइन और साथ में क्या बनता है, Cl नेगेटिव। देखें सेम उसी तरह का रिएक्शन है, मिलता जुलता सा है। ये जो HCl है ये कहाँ पर जा रहा है, Cl नेगेटिव, क्लियर दिख रहा है भाईजान। और H2O कहाँ पर जा रहा है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आइन। तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोटॉन को, या सिंपल जो H आइन है प्रोटॉन, उसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, वजन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये आपके पास क्या हो गया, बेस, ये क्या हो गया, एसिड। दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। अब एक छोटी सी और एग्जांपल ले लेते हैं। ये जितनी भी एग्जांपल ले लें, इन सब का मकसद यही है कि आपको आसानी से समझ आ सके। देखें आपके पास अगर एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं हम, NH3 प्लस H2O NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। आप समझिएगा बात को, बहुत अहम एग्जांपल है ये। अब यहाँ से NH3 से कहाँ पर जा रहा है, NH4, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। और H2O से H यहाँ पर प्रोटॉन को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। अगर ये डोनेट हो रहा है तो मतलब यहाँ पर वाटर एक एसिड है और NH3 एक क्या है, बेस है। अभी इस दोनों रिएक्शन को ज़रा कंपैरिजन करें। एक टाइम में पानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा था, बेस था। अभी किसी और के साथ रिएक्शन किया जो कि अमोनिया है, तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करते वक्त ये क्या आपके पास एसिड है। तो मतलब इसकी पूरी प्रॉपर्टी बदल आ गई। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो चीज़ है वो हर टाइम एज एसिड काम करे। ये बड़ा एक यूनिक और रिलेटिव कंसेप्ट है। एक अच्छी सी बात है कि एक चीज़ कभी एसिड के तौर पर काम कर रही है, कभी बेस के तौर पर काम कर रही है। उस चीज़ का पता आपको किससे चलेगा, उस प्रोटॉन ट्रांसफ़र की। आपने सिर्फ उस रिएक्शन में ये देखना है कि प्रोटॉन कौन ट्रांसफ़र कर रहा है। जो ट्रांसफ़र कर रहा है वो एसिड है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है, बेस है। अब हुआ क्या, इस रिएक्शन को ज़रा गौर से देखें। देखो इन दोनों के पास एच आइन था, एच आइन इसके पास भी है, एच आइन इसके पास भी है। यहाँ पर इसने क्यों कबूल किया और यहाँ पर इसने क्यों डोनेट किया, थोड़ा सा सवाल बनता है। इसको समझिएगा, रट्टा नहीं लगाना है इसको। देखो H2O ने यहाँ पर इस वजह से कबूल किया क्योंकि उसका वास्ता जो था, उसका जो रिएक्शन था वो किसके साथ था, HCl था, जो कि इसकी निस्बत एक स्ट्रॉन्ग एसिड था। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं, वो जो अपना एच आइन आसानी से, जो जल्दी से इजीली अपना एच आइन देगा, वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब इन दोनों का अगर मुआवजा किया जाए तो एच आइन देने की जो सलाहियत होती है वो HCl की ज़्यादा है और H2O की क्या है, कम है। तो मजबूरन HCl क्या कर देगा, वो अपना प्रोटॉन डोनेट कर देगा, दूसरे को क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो इससे ये पता चला कि एसिड बेस कंसेप्ट प्रोटॉन ट्रांसफर में देखा जाए तो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसके साथ रिएक्शन करने वाला कौन है। अगर कोई स्ट्रॉन्ग है जिसकी टेंडेंसी एच आइन देने की ज़्यादा है तो वो बेस बन जाता है।
और अगर जैसा कि यहाँ देखो, यहाँ पर H2O है, साथ में कौन सा अमोनिया, यहाँ पर अमोनिया की निस्बत पानी की किसी चीज़ को H आयन देने की सलाहियत क्या है, ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, अमोनिया की निस्बत अपना H आयन इसको दे देता है, क्योंकि इसकी एसिड प्रॉपर्टी जो है इस मामले में ज़्यादा है कि सामने रिएक्शन करने वाला कौन है, एक कमज़ोर सा बेस है जो कि अमोनिया है। तो ये अपना H आयन इसको दे देता है, वो H आयन इससे ले लेता है, हालांकि H आयन तो इसके पास भी था। तो ये एक एसिड बन जाता है, ये क्या बन जाता है, बेस बन जाता है। इसी चीज़ को, ऐसी चीज़, ये भी इसी कंसेप्ट में, ऐसी चीज़ जो एसिड और बेस दोनों की तरह से रिएक्ट कर सकती हो, उस चीज़ को बोलते हैं एम्फोटेरिक। ये छोटा सा कंसेप्ट है, मैं साथ में लिख देता हूँ, एम्फोटेरिक कंपाउंड। एम्फोटेरिक कौन सा है, जो एसिड एज वेल एज बेस भी हो, ठीक है, जो एसिड और बेस, तो ऐसी स्पीशीज, ठीक है, जो एसिड और बेस दोनों की तरह से रिएक्ट कर सकती हो, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक हो गया। जैसा कि इन दो रिएक्शन से आपको एक मशहूर एग्जांपल वाटर की है, तो आप कह सकते हो कि वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक इन नेचर, क्योंकि वो एसिड और बेस दोनों की तरह से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। मैं अब क्या करता हूँ, चंद एक आपको मज़ीद एग्जांपल देता हूँ और इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इसका पार्ट 2 में इंशाल्लाह हमारे पास कंजुगेट, एसिड और बेस कंसेप्ट, वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, चंद एक एम्फोटेरिक जो एसिड्स या बेसिस के तौर पर दोनों की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, उनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं और इस कंसेप्ट को मज़ीद अच्छे से समझ लेते हैं और वाइंड अप करते हैं इस लेक्चर को। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके पास, अभी मैंने बोला कि वाटर एक एम्फोटेरिक नेचर का है, इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखें, अगर आप सेम वाटर के दो मॉलिक्यूल हो, उनका अगर आपस में रिएक्शन कराते हैं, इनका रिएक्शन करवा के आसानी से चेक किया जा सकता है। अगर आप इनका रिएक्शन करवाते हो तो होगा क्या, एक आपके पास बनता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन और साथ में बनता है OH नेगेटिव। अब ये दोनों पानी के मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, देखें, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, अगर मान लो इसी को ले लेते हैं, तो ये वाला एक्सेप्ट यहाँ पर कर रहा है और ये जो ये वाला है, ये यहाँ पर एज ए डोनर के तौर पर काम कर रहा है। तो मतलब कह सकते हैं, अगर ये यहाँ पर प्रोटॉन को, जो कि प्रोटॉन है, उसको डोनेट कर रहा है और ये प्रोटॉन को क्या कर रहा है, अगर एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला, क्योंकि डोनर है, ये एसिड है और ये क्या है, बेस है। तो इस रिएक्शन से आपको क्लियर ज़ाहिर हो रहे हैं, तो दोनों पानी के मॉलिक्यूल, एक क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसे पता चला कि पानी दोनों नेचर रखता है। इसी वजह से कह सकते हैं कि H2O जो होता है वो किस नेचर का है, एम्फोटेरिक नेचर का है। ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं और इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं। देखिए, मैं अब यहाँ रिएक्शन नहीं लिख रहा, आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपके पास HCO3 नेगेटिव है, ठीक है, HCO3 नेगेटिव है, अब इसके पास ना दो रास्ते हैं, इसके पास दो रास्ते हैं। अगर ये HCO3 जिसके ऊपर नेगेटिव होना, याद रखा, जो नेगेटिव हो वो एज ए बेस के तौर पर काम कर सकती है, जो नेगेटिव रखता हो वो एज ए बेस के तौर पर काम कर सकती है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप इसको, इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो H इसके पास ऑलरेडी खड़ा है, अगर ये H किसी को देना चाहे, मान लीजिए ये अपना H किसी को, माइनस लिखता हूँ, माइनस का मतलब है डोनेट कर दिया, तो अगर ये -H कर दे, मतलब सिंपल क्या कर दे, इसने अगर डोनेट कर दे, तो ये क्या बन जाएगी, CO2, और पहले एक नेगेटिव था, अगर H चला जाएगा तो एक नेगेटिव ऊपर बढ़ जाएगा, CO3 है ना, तो ये यहाँ पर आ जाएगा वजन CO3, ठीक है। तो CO3 आपके पास क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अगर ये वाला H इसको कोई और दे दे, मतलब +H ऐड हो जाए, मतलब एक्सेप्ट कर ले, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास H2CO3। अब देखें, ये जो HCO3 है, इसके पास दो ऑप्शन है, ये किसी को H दे भी सकता है, किसी से को जो है H किसी से कबूल भी कर सकता है। तो अगर एक्सेप्ट करता है तो यही वाली चीज़ क्या बन रही है,
इस रास्ते से देखें तो ये बेस बन रही है, अगर इस रास्ते से देखें तो ये क्या बन रही है, एसिड बन रही है। तो हम कह सकते हैं HCO3 नेगेटिव ये एसिड और बेस दोनों की तरह से रिएक्ट कर सकती है, तो ये भी पानी की तरह क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर है। और लेकिन अगर मैं ये सवाल इसकी रेफरेंस से पूछूं, CO3-2, अगर मैं इसके लिहाज से पूछूं तो क्या इसके पास कितने रास्ते हैं, क्या ये किसी को H दे सकता है? H तो उसके पास है ही नहीं, तो इसके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि किसी से H क्या कर सकता है, ले सकता है। तो ये वाली चीज़ सिर्फ और सिर्फ एज ए बेस के तौर पर काम कर सकती है, किसी से H कबूल करके ये बना सकती है, इसको किसी को H देने के लिए नहीं है। तो ये हमेशा एज ए बेस के तौर पर काम करेगा, एज ए एसिड काम नहीं करेगा, क्योंकि एसिड बनने के लिए किसी को H देना क्या होता है, ज़रूरी होता है। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। इसी तरीके से अगर मैं आपको HSO4 माइनस की बात करूं, अगर ये किसी से सेम, मैं जल्दी से लिखूंगा, HSO4 है, अगर किसी को H देता है तो ये SO4-2 हो जाएगा, और अगर किसी से H एक्सेप्ट करता है तो ये क्या हो जाएगा, H2SO4। ये क्योंकि एक्सेप्ट किया तो ये नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, अगर किसी को डोनेट करता है तो नेगेटिव क्या होता है, बढ़ जाएगा आपके पास। तो ये इसका नेगेटिव ख़त्म। तो यहाँ पर इसने एक्सेप्ट किया, यहाँ पर इसने क्या किया, डोनेट किया। तो भाईजान ये स्पीशीज़ दोनों काम कर रही है, एक्सेप्ट भी कर रही है, डोनेट भी कर रही है, तो इसके पास क्या, एम्फोटेरिक। ये ऑप्शन इसके पास दो हैं, लेकिन इसके पास या इसकी बात करें तो अगर आप इसकी बात करें, जैसा कि इसकी एग्जांपल है, इसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो ये है H इसके पास देने के लिए तो है नहीं। ये क्या कर सकता है, ये H आयन सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है किसी से, किसी को दे ही नहीं सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके तौर पर काम कर सकता है, बेस के तौर पर काम कर सकता है। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ, जो आपके पास एसिड होगा ये ज़्यादातर ना न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, जैसा कि H2SO4, H2CO3, ठीक है। और जितने भी ये नेगेटिव रखने वाली स्पीशीज़ हैं, नेगेटिव रखने वाले जिनके पास जो चार्ज है, ये बेस के पास फिर दो ऑप्शन है। ये आपके पास न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकती हैं, लाजमी नहीं है कि नेगेटिव वाला होगा तो ही चलेगा, न्यूट्रल फॉर्म में भी हो सकती हैं, आपके पास नेगेटिव चार्ज रखने वाली भी हो सकते हैं। अब नेगेटिव चार्ज रखने वाली ये वाली चीज़ें, जैसा कि इनका बताया, एक्सेप्ट भी कर सकती हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसा कि इसकी बात कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज रखने वाली, तो नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल में कैसे, न्यूट्रल में जैसे कि आपके पास अमोनिया है NH3, ये भी तो एक बेस था, इसके ऊपर लोन पेयर होता है। अच्छा, पानी भी आपके पास न्यूट्रल था, इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर क्या होते हैं, लोन पेयर दो मौजूद होते हैं। तो भाईजान एसिड आपको न्यूट्रल फॉर्म में नज़र आएगा, और जो बेस होगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, नेगेटिव चार्ज रखने वाला भी हो सकता है। तो ये आपके पास एक छोटी सी बातें थी, आपने समझना है, बस आपने सिर्फ इतना समझना है कि जो H आयन किसी को दे सकता है तो वो एसिड, अगर उसके पास ऑप्शन है तो, जैसा कि इसके पास ऑप्शन नहीं है, इन दोनों के पास ऑप्शन नहीं है, तो भाईजान इनकी मजबूरी है, ये सिर्फ क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। अगर सिर्फ एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेस के तौर पर काम कर सकते हैं। और अगर वो दोनों काम कर सकती है, ऐसी स्पीशीज़ जो दोनों काम कर सकती है, किसी को दे भी सकती है, किसी से ले भी सकती है, तो हम बोलेंगे वो एम्फोटेरिक इन नेचर है। आई होप आपको इस पूरे लेक्चर में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। लेक्चर ज़रूर थोड़ा लेंथी हुआ है, लेकिन समझें इसका भी आधा कंसेप्ट बाकी है, जो कि कंजुगेटेड एसिड बेस कंसेप्ट है, वो इसी से मिलता जुलता है। अगर एक ही लेक्चर में करते तो मिक्सअप हो जाता, तो उसको इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में कवर करेंगे, जो और उसके साथ हम इसकी लिमिटेशन भी देखेंगे कि इसकी क्या खामी है। इस पूरे लेक्चर को मैं जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। स्टूडेंट्स, आर्हेनियस के बाद ब्रोंस्टेड लोरी ने अलग अलग काम किया था, और जो अलग मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे, इत्तफाक से उन दोनों का काम सेम था। हमने किया क्या, जब हमने इसको पढ़ा तो हम मतलब ये मालूम हुआ कि वो इंडिविजुअली काम किया, और जब काम उनका सेम निकला तो उनकी एक ही थ्योरी बना दी गई। क्या थी, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस कंसेप्ट। असूल क्या था, प्रिंसिपल क्या था, मकसद क्या था बताने का, वो ये था, इन्होंने बोला था हमारा असूल है प्रोटॉन ट्रांसफ़र की बुनियाद पर, ठीक हो गया। इन्होंने बोला जो प्रोटॉन ट्रांसफ़र करेगा, डोनर होगा, वो एसिड होगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा, बेस होगा। हमने रिएक्शन देखे, एग्जांपल देखी, वहाँ से क्लियर पता चला। आपने एक रिएक्शन में देखना है, जो डोनेट कर रहा है वो एसिड होगा, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या होगा, बेस होगा।
फिर रिएक्शन करने से हमें एक और मज़े की बात ये पता चली कि लाजमी नहीं होता कि एक चीज़ हर वक्त एक्सेप्ट करेगी, दूसरी हर वक्त क्या करेगी, डोनेट करेगी। वो ये भी डिपेंड करता है कि साथ उसके रिएक्शन कौन कर रहा है। जैसे कि पानी के साथ अगर HCl ने रिएक्शन किया तो पानी खुद बेस बन गया, अगर उसी पानी के साथ अमोनिया कमज़ोर बेस ने रिएक्शन किया तो पानी खुद एसिड बन गया। तो मतलब बड़ा एक रिलेटिव कंसेप्ट है, इससे एसिड बेस की नेचर को समझने में बड़ा फ़ायदा मिला है। फिर एक आखिरी पॉइंट था एम्फोटेरिक कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। वो ये था ऐसी स्पीशीज़ जिसके पास ये दोनों सलाहियतें हों, जो एसिड के तौर पर भी काम कर सकती हो, बेस के तौर पर भी, जिसके पास H देने की सलाहियत है, मतलब एसिड भी काम कर सकता है, जिससे H एक्सेप्ट करने की सलाहियत है तो वो एज ए बेस भी काम कर सकता है। तो इस चीज़ को एम्फोटेरिक इन नेचर बोलते हैं। अक्सर देखने में आपको ये मिला है कि जो न्यूट्रल चीज़ होगी वो एज ए एसिड के तौर पर काम कर रही होगी, और जो बेस के तौर पर है, बेस की चंद एक हिंट्स ट्रिक्स समझ लीजिए। न्यूट्रल स्पीशीज़ भी बेस के तौर पर हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई ना कोई लोन पेयर लाजमी मौजूद होगा। जो एसिड न्यूट्रल होगा उसके पास लोन पेयर नहीं होगा, उसके पास H आयन मौजूद होगा। और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखने वाली तो तकरीबन ही आपके पास क्या होती हैं, बेस होती हैं, क्योंकि वो नेगेटिव अपने की वजह से H पॉजिटिव को क्या करते हैं, अपनी तरफ कशिश करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया, इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।